एल्टीट्यूड, यानी समुद्र सतह से 292.3 मीटर ऊंचा है ये स्थल जो है आपका। देशांश है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इसकी सहायता से आपका समय निर्धारित हो जाता है, खासकर ये लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कि हमारे बिलासपुर सेंटर का खासकर इस स्थान का समय यंत्र है जिसकी सहायता से हम कितनी वर्षा हुई है इसको नाप सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये इस टाइप का फनल नुमा एक 4 भाग होते हैं इसका। ये है आपका फनल है, ये आपका रिसीवर कहलाता है। ठीक है, ये आपकी बॉडी रहती है और ये जो है बेस है आपका। ठीक है, ये हमने लगा दिया, ये साफ सुथरे होने चाहिए आपके, इसमें जो है पानी इकट्ठा हो जाता है। ये करीब करीब जो है ये इसका डायमीटर हर जगह फिक्स रहता है। ठीक है, करीब करीब 12 सेंटीमीटर के आसपास जो है, ये 12 इंच के आसपास जो है इसका डायमीटर होता है। और जितनी भी वर्षा हो रही है उसकी सहायता से ये पानी इसके अंदर गिरता चला जाता है। उसके बाद हम इस फनल से निकालते हैं इसको, रिसीवर को, सॉरी, और ये जो है इसकी सहायता से हम पानी नाप लेते हैं। ठीक है, इसमें हम नापेंगे तो कितने मिलीमीटर पानी गिरा ये निकल जाता है। ठीक है सर, ये बीकर कितना सेंटीमीटर का रहता है? बीकर है ना 20 mm का है जी। अब देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि पानी को तो हम मापते हैं किस में, जो लिक्विड होती है लीटर में नापते हैं, है ना, लेकिन हम यहाँ पे मिलीमीटर में नापते हैं। ठीक है, मिलीमीटर किसको नापने के लिए यूज होता है? एरिया, लंबाई चौड़ाई को, है ना, लेकिन पानी को भी यहाँ पे मिलीमीटर पे नापा जाता है। इसीलिए कि इसको इस तरीके से समझिए कि यदि कोई पक्का फर्श हो, ठीक है, मान लो हमारा कोई कमरा है, 100 बाई 100 मीटर का कमरा है, 1 हेक्टर का हो गया, है ना, फर्श है, पक्का फर्श है, उस पर 1 मिलीमीटर पानी गिरा, यानी इतना पानी गिरा कि उसकी ऊंचाई 1 मिलीमीटर हो गई, तो हम कहेंगे कितनी वर्षा हुई है? 1 मिलीमीटर वर्षा हुई है। और यदि मैं उसको लीटर में कन्वर्ट करूँगा तो करीब करीब 1 लाख लीटर पानी हो जाएगा। तो चूँकि लीटर बहुत नापने में बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, मतलब हमको बहुत संख्या बोलनी पड़ेगी, इसीलिए हम पानी को नापते हैं किसमें? मिलीमीटर में। डेप्थ ऑफ वाटर कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे मैंने पक्के फर्श का उदाहरण दिया, लेकिन ज़मीन में तो पानी कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा या कुछ बह जाएगा रन ऑफ से। तो जितनी वर्षा हुई हम उसको मिलीमीटर में नापते हैं। तो आप देखेंगे कि कहीं पे भी लिखा रहता है कि आज जो है, जैसे अभी कल रात में ही जो है 52 मिलीमीटर वर्षा हुई है ना, यानी 5.2 सेंटीमीटर वर्षा हुई। और एक बार सामान्यतः हम फसल को सिंचाई करते हैं तो हम 5 सेंटीमीटर पानी देते हैं, यानी एक बार की फसल की सिंचाई की बराबर पानी गिर गया है एक ही दिन में, है ना जी। आप कोई और जानकारी लेना है इस बारे में बताइए। सर वो यहाँ का है ना, बिलासपुर का? हाँ, बाकी जो मतलब नॉर्मली सर एक ये जनरली आप जो है जितने भी तहसील ऑफिस हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो ये माना जाता है कि ये बिलासपुर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। 7 बजे और 2 बजे। हाँ सर, ये रीजन का रेंज कितना होता है? मतलब 100 नहीं, किलोमीटर? ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे पेंड्रा है आ गया आपका पहाड़ी इलाका, भाषा अलग होती है ना, और हमारी जो है अलग है। सर जैसे जो अपने यहाँ ये 7 बजे होता है, तो हर जगह 7 बजे होता होगा कि मतलब हर जगह सुबह 7 बजे यानी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ऑब्जर्वेटरी हैं सब जगह सेम टाइम पे नोट की जाती है, 7 बजे सवेरे और 2 बजे दोपहर को। सर इस यंत्र का हर एक पार्ट का नाम बता देंगे सर? ये जैसे ये आपका फनल है, चाड़ी जिसे हम कहते हैं, नल। हाँ जी सर, है ना। ये आपका रिसीवर है, इसमें रिसीव होता है पानी, ठीक है ना। ये फिर आपकी बॉडी है जिसके अंदर ये पूरा रखा हुआ है, और ये आपका बेस है। ये आपका इस प्रकार से बना होना चाहिए कि ये जो है आपके ज़मीन के समानांतर रहे, ऐसा ना हो कि ये ऊपर नीचे हो।
ये मिनिमम टेम्परेचर है, ये ड्राई बल्ब थर्मामीटर है और ये वेट बल्ब थर्मामीटर है। ठीक है, सर एक बार और बताइएगा। ये मैक्सिमम थर्मामीटर है, इससे दिन का अधिकतम तापमान कितना गया ये नोट कर लिया जाता है। ठीक है, ये है मिनिमम थर्मामीटर, इसकी सहायता से दिन का कितना न्यूनतम तापमान हुआ ये नोट कर लिया जाता है। ड्राई बल्ब थर्मामीटर यानी ये आपका ड्राई है, देखिए इसमें किसी भी प्रकार का पानी आनी नहीं लगा हुआ है, ये अभी वर्तमान की स्थिति बताएगा कि अभी कितना टेम्परेचर है। ठीक है, ये जो है वेट बल्ब थर्मामीटर है, ये भी ये ड्राई बल्ब के समान ही होता है, अंतर केवल इतना होता है कि ये एक शीशी की सहायता से इसमें पानी भरा रहता है और ये पानी धागे की सहायता से इस घुंडी के आसपास जो इसकी घुंडी बनी हुई है लपेट दिया जाता है, तो वो पानी जो है पहुंचता रहता है कैपिलरी के द्वारा और ये तापक्रम कम कर देता है। तो इन दोनों की सहायता से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है या आर्द्रता कितनी है हम ये निकालते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है मैक्सिमम टेम्परेचर थर्मामीटर, अब आप देखे होंगे कि अपन थर्मामीटर जो ऑर्डिनरी घर में रहता है उसी के समान रहता है थर्मामीटर। इसकी सहायता से जो है दिन का अधिकतम तापमान कितना हुआ ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे आपका पारा है इसके अंदर पे, और ये पारा जो है वो आप केश नली रहती है और केश नली नीचे की तरफ पे मुड़ी हुई सी रहती है, थोड़ा सा एकदम पतला सब वो रहता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पारा बढ़ता है, पारा बढ़ता है तो यहाँ पे बढ़ता चला जाता है, लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है तो पारा नीचे नहीं उतरता। थर्मामीटर को भी आप देखेंगे कि आपको हिलाना पड़ता है, झटकारना पड़ता था नीचे उतारने के लिए पारा। सेम कंडीशन इसमें रहती है, पारा अधिकतम पे चढ़ जाता है वो वापस नहीं आता। तो हम ये जो है नोट कर लेते हैं कि कितने बजे ये कितना मैक्सिमम टेम्परेचर है, और इसको सवेरे 7 बजे फिर से हम सेट कर देते हैं हिला के हर दिन। हर दिन। फिर ये आता है मिनिमम टेम्परेचर। अब मिनिमम टेम्परेचर जो थर्मामीटर है इसमें देखिए -35 से आप 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मिनिमम थर्मामीटर में जो है -40 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो है हम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें पारा नहीं भरा रहता, इसमें अल्कोहल भरा रहता है। ठीक है, ये अल्कोहल के साथ साथ इसमें जो है एक ये डम्ब बेल आप देखेंगे कि एक धातु का बना हुआ हल्का सा एक सिंबल होता है, ये दिख रहा है आपको इतना है। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो ये जो है सरकता है, तो उसके साथ साथ ये भी सरकता है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अल्कोहल तो बढ़ जाता है लेकिन ये वापस वहीं पे रह जाता है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि दिन भर में मिनिमम टेम्परेचर कितना गया। ठीक है, इसकी राइट साइड को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे ये देखिए 20 से 25 के बीच में है, तो ये 5 डिग्री का अंतर है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको? जी सर। तो ये इतना टेम्परेचर हुआ अभी आपका। ठीक है, ये मतलब मिनिमम बता रहा है। अब ये आता है ड्राई बल्ब थर्मामीटर। ड्राई बल्ब थर्मामीटर मैक्सिमम टेम्परेचर के समान ही होता है, और जो है आपका ये -35 से 55 डिग्री है। अभी कितना तापक्रम हुआ है ये बताएगा। तो ये देखिए 32 के आसपास जो है ये बता रहा है, 30 पॉइंट कुछ। ठीक है, इनको सबको रीसेट करने के लिए फिर से निकाल के वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। हाँ, इसको नहीं करते हम सेट, ये तो फिक्स है, ये अपने आप उतर जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये वेट बल्ब थर्मामीटर है। जैसा मैंने बताया कि इसकी घुंडी जो है हमेशा एक प्रकार से पानी में डूबी रहती है। तो इन दोनों के अंतर से हमको पता चलता रहता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है। जितना ज़्यादा अंतर होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतनी कम होगी वातावरण में। अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है ना। वातावरण में आर्द्रता ज़्यादा है तो दोनों के उसमें अंतर कम होगा। जब ये दोनों एक बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब 100% आर्द्रता है वायुमंडल में। अगर बरसात जब होती है तब 100% बताएगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। बरसात के समय में भी आप देखिए कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा ही रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका जो है तापक्रम भी कम हो जाता है और पूरा सैचुरेशन हो जाता है। जैसे कोहरा वगैरह छा जाता है तो उस समय समझ लीजिए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी करीब करीब बराबर है। नहीं, ठंड के दिनों के साथ साथ पानी होना जरूरी है, वातावरण में नमी होना जरूरी है। सर ये दोनों साइड के उपकरण का क्या नाम बताएं सर? ये ड्राई बल्ब थर्मामीटर है, ड्राई थर्मामीटर है, ड्राई बल्ब, और ये वेट बल्ब थर्मामीटर है। सर ये मिनिमम थर्मामीटर में अल्कोहल ही क्यों डालता है?
क्योंकि देखिए पारा जो है वो नीचे नहीं उतरेगा, हम उसमें जो है ये रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे कि दिन भर में कितना मिनिमम गया। या तो फिर कोई आदमी बैठ के देखता रहे कि इसको वॉच करता रहे कि कितना मिनिमम जा रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर वो ऊपर चढ़ जाएगा। अल्कोहल जो है टेम्परेचर कम होता है तो सिकुड़ता है, उसकी प्रवृत्ति होती है। परंतु इसमें जो ये डूबा हुआ रहता है, इसके अंदर ये जो डम बेल कहलाता है, ये जो है आगे नहीं बढ़ता है। एक बार उतर जाता है तो अल्कोहल तो आगे बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, लेकिन ये नहीं उतरता। इसको हम दोपहर के 2 बजे सेट करते हैं। इसको सवेरे 7 बजे सेट करते हैं, इसको दोपहर को 2 बजे सेट करते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम डिस्टिल वाटर भरते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि अभी कितनी गति से चल रही है, इक्विपमेंट अभी ख़राब हो गया कुछ दिन पहले तो काम नहीं कर रहा है, इसलिए घूम नहीं रहा है। ठीक है, तो हवा किसी भी डायरेक्शन से चले, ये जो है कप घूमते रहते हैं। और जैसे आपने कार के या स्कूटर के उसमें आपने देखा होगा मीटर रीडिंग होती है ना, उस हिसाब से यहाँ पे वो देख रहे हैं नीचे, वहाँ पे मीटर रीडिंग आ जाती है। तो जैसे हमने सवेरे 7 बजे नोट की और दोपहर को 2 बजे नोट की और दूसरे दिन सवेरे 7 बजे नोट की, तो सवेरे एक दिन पहले से लेके दूसरे दिन तक वो मीटर कितना घूम गया और उसको हम 24 से डिवाइड कर देते हैं, तो हवा की गति इतने किलोमीटर प्रति घंटा रही। एक प्रकार से ये बताता है वो। हवा की गति भी नापना इसलिए ज़रूरी होता है कि यदि हवा की गति हम नापते रहेंगे तो हमको ये पता चलेगा, जैसे हवा तेज़ चलेगी तो एवापोरेशन, पौधे की सतह से वाष्पीकरण या एवापोरेशन जो है ज़्यादा होगा, तो हमको ज़्यादा पानी देना चाहिए फिर हवा की गति तेज़ रहेगी तो। और यदि तापक्रम ज़्यादा है और हवा भी तेज़ है तब तो और ज़्यादा पानी उड़ेगा। ठीक है ना सर इसको 10 फीट के आसपास है। ऐसे हो जाओ ना, आधे इधर बाकी कुछ मत जाने जगह। इधर आना, इधर आना, उधर कहाँ जा रहे, इधर आना। हमारे यहाँ वर्षा कब होती है? वर्षा के समय में कहाँ से आती है हवा? हाँ? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से। यदि मान लीजिए दक्षिण पश्चिम की दिशा हवा बह रही है तो उस समय वर्षा होने की संभावना हो सकती है। लेकिन ठंड के दिनों में उल्टा होता है, नॉर्थ की तरफ से हवा आती है। तो यदि नॉर्थ की तरफ से हवा आ रही है तो हमारे वर्षा होने की संभावनाएं कम है ना। तो ये जो है आपका वायु सूचक यंत्र बताता है। चलिए, मतलब सूर्य उगने से लेकर डूबने तक जो है कितनी ब्राइट सनशाइन रही, सनशाइन सवेरे है ना, सूर्य का प्रकाश कितनी चमक रही, तो वो कितने घंटे चमक रही ये बताता है। ठीक है, जैसे आप सवेरे सूर्य उगेगा लेकिन उतनी ज़्यादा चमक नहीं होती, शाम को डूबते समय उतनी ज़्यादा चमक नहीं रहती है। लेकिन ये हम इसकी सहायता से जो है हम ये जानकारी ले सकते हैं कि दिन भर में सूर्य की चमक कितनी रही। सूर्य की चमक मतलब ये डिसाइड किया गया है कि सूर्य की किरणें जो हैं जब आती हैं पृथ्वी पे तो कम से कम वो 120 वाट की उसमें एनर्जी हो तो हम उसको मानेंगे कि वो सूर्य की चमक है। ठीक है, तो अब ये रिकॉर्ड कैसे होता है? तो रिकॉर्ड ऐसे होता है कि अभी जब आप ऊपर चढ़ के देखेंगे तो एक कांच का गोला रहता है। ठीक है, ये स्फेरिकल वो रहता है, 10 सेंटीमीटर व्यास का रहता है ये, और उसके नीचे एक बेस होता है पीतल का। उस बेस में ये कार्ड फिक्स हो जाते हैं। ये कार्ड जो है प्लास्टिक कोटेड होते हैं, वर्षा से ख़राब नहीं होते, अपने आप नष्ट नहीं होते हैं, और अलग अलग सीज़न के समय में अलग अलग कार्ड लगते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो है ये समर कार्ड है और आपका ये लिखा रहता है कि इसमें ये कब से कब यूज़ होगा, 15 अक्टूबर से 29 फरवरी तक यूज़ होता है। अभी का जो है ये आपका लॉन्ग कर्व्ड कार्ड कहलाता है, ये स्टेट कार्ड कहलाता है। ये जो है इसकी टाइमिंग जो है आपकी 1 मार्च से 11 अप्रैल और 3 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच की होती है। इसी तरह से एक शॉर्ट कर्व कार्ड होता है, इसका थोड़ा सा छोटा होता है, उसकी टाइमिंग अलग होती है। आपका 14 अक्टूबर से है ना, यानी 15 अक्टूबर से आपका जो है वो स्टार्ट होगा फरवरी तक। तो ये जो है जब सूर्य की चमक पड़ती है तो आपने बचपन में देखा होगा या आप कभी भी करते हैं, जब आप लेंस लेते हैं सूर्य की रोशनी को केंद्रित करते हैं तो क्या होता है, आग लग जाती है। कागज़ में नीचे रख के अपन खेलते थे बचपन में। सेम सिद्धांत पे ये काम करता है कि ये गोला जो है आपका वो सूर्य की किरणों को एकत्रित करता है और इस चीज़ को जलाता चलता है। तो हमको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे देखिए घंटे बने हुए हैं, कितने घंटे जो है
सूर्य में चमक वाली रोशनी रही। ठीक है कि नहीं? जैसे ये देखिए यहाँ पे उन्होंने 0.9 करा है, ये 0.8 है, ये कैलकुलेशन हो जाता है, ये 0.9 यहाँ पे देखिए पूरा जल गया है तो ये 0.1 हुआ। यहाँ पे देखिए कम हुआ है, इतना ही हिस्सा जला है तो 0.4 घंटा जो है ये जला है। ये हम फिर इसको इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है, ये कहलाता है कैंपेबल एंड स्टोक इक्विपमेंट। वो जो उन्होंने की थी, कैंपबेल ने की थी और फिर स्टोक ने इसको मॉडिफाइड किया था। ये भी जो है आपके 10 फीट के कैंपेबल एंड स्टोक। अब चूंकि हमारे यहाँ सूर्य के अधिकांश समय चमक साउथ की तरफ रहती है, इसलिए इसकी फेसिंग साउथ की तरफ रहती है। इक्विपमेंट ऐसे होने चाहिए, ऐसी जगह पे लगे होने चाहिए जहाँ आसपास किसी की छाया या एक इक्विपमेंट के ऊपर दूसरे की छाया ना पड़े। पर्याप्त डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं पास पास लगा दिया, ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं। ठीक है, ये जो इसका डायरेक्शन होता है, फिक्स करने का डायरेक्शन, ये भी जो है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से होता है और उसी के हिसाब से ये फिक्स किया जाता है। हर जगह के फिक्सिंग सेटिंग उसकी अलग अलग होगी और एक बार फिक्स कर देते हैं तो उसको हिलाते डुलाते नहीं है उसको। रिफ्लेक्ट होता है ना उसकी सुनना एक बार सब तरफ फोटो ले वहीं चले यार। यहाँ पे क्या बना है? साल को आगे लेने जल्दी हो गया, चल हो गया। जैसे हम ये देखते हैं कि कितना पानी वाष्पीकृत हो रहा है। ठीक है, हवा में उड़ रहे हैं। हाँ हवा में उड़ रहा है। सर इसको कैसे मेजर करेंगे? हाँ बता रहा हूँ। तो ये जो है आपका USB क्लास A पैन एवापोरीमीटर इस यंत्र का नाम है। सर एक बार प्लीज़ एक बार और बताइएगा। हाँ, क्लास A USB यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ मेट्रोलॉजिकल ब्यूरो पैन एवापोरीमीटर। नीचे से भी इसके हवा सर्कुलेट हो सके, है ना, ताकि उसमें मिला हुआ रहता है कॉपर, पेंट किया हुआ है वाइट पेंट, ताकि सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट हो सके। यदि काला पेंट कर देंगे तो ज़्यादा सूर्य प्रकाश अवशोषित करेगा और ज़्यादा पानी उड़ेगा, इसलिए इसको सफ़ेद रखा जाता है। ठीक है, ऊपर से 120 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है और 22 गेज का ये होता है। इसको ऊपर से हम जाली से ढक देते हैं ताकि कोई चिड़िया या गिलहरी वगैरह पानी ना पी सके, कचरा इसमें ना जा सके। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम कि ये हाइट जो है इसकी 25 सेंटीमीटर होती है। एक इसमें बना हुआ आता है वेल कहलाता है, ये स्टील वेल कहलाता है। ये जो अंदर दिख रहा है यंत्र, ये स्टील वेल कहलाता है। इसके 25 सेंटीमीटर। सर रेडियस जो है 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बीच में ये जो है ये स्टील वेल कहलाता है। ये थोड़ा सा ढाल रहती है पानी उसमें, ताकि जो है पूरा लेवल जो है बराबर रहे, ऐसा एकदम इसके अंदर जितना पानी है उतना ही पानी आपके यहाँ पे भी रहेगा। इसके अंदर पे देखिए एक पॉइंटर लगा हुआ है, जी सर, दिख रहा है पॉइंटर, है ना। तो शुरू में हम पॉइंटर तक कितना पानी आ रहा है पहले वो भर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद पानी इसमें पानी उड़ेगा। ठीक है, तो पानी उड़ेगा तो कितना पानी उड़ा, अब वो हम उसको कैसे नापते हैं, तो हम इसमें पानी भर के जो है उसको डालते जाएंगे उस लेवल तक लाने के लिए। और इसके अंदर देखिए निशान बने हुए हैं, है ना। तो उसकी सहायता से हमको पता चल जाता है, ये सेंटीमीटर में बने हुए हैं, तो हमको पता चल जाता है कि हमने उस पॉइंट तक लाने के लिए कितना पानी भरा इसमें डाला है। तो वो हम मिलीमीटर में बता देते हैं कि आज की डेट में इतना पानी उड़ा। ठीक है, अब दिक्कत तब आती है जब वर्षा भी हो जाए। अभी जैसे मान लीजिए कुछ देर के लिए वर्षा हो जाएगी, पानी भी उड़ेगा, तो हम कितना उड़ा वास्तव में ये पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ऊपर का पानी भी गिरेगा। तो हम वो वर्षा मापी से हमको पता चल जाएगा कि कितना पानी गिरा और यहाँ से कितना पानी उड़ा। हम माइनस करके जो है वो पता लगा सकते हैं कि कितना पानी उड़ा। ठीक है ना। चलिए।
और कुछ जानकारी इसके बारे में? ये दिखाओ एक बार। थैंक यू सर। आइए आप एक इधर और लास्ट में क्या है? सॉइल थर्मामीटर अलग अलग। तो इसको भी नापने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सॉइल के अंदर भी जो है हमारे पौधे के लिए जो है सॉइल के अंदर भी गतिविधियां चलती रहती हैं। यदि जर्मिनेशन होगा बीज का, यदि सॉइल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो जर्मिनेट नहीं होगा, रूट का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होगा। यदि बहुत ज़्यादा ठंडी है सॉइल तब भी जो है हमारा रूट का फैलाव उतना अच्छा नहीं होगा। दूसरा माइक्रोबियल एक्टिविटी, मतलब आप लोग को उसमें पता नहीं पढ़ाए होंगे कि नहीं पढ़ाए होंगे कि माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, माइक्रोब्स रहते हैं सॉइल में, उनका भी टेम्परेचर से अफेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं। आपके जितने न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करने का काम है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू होता है, तो वो कन्वर्शन स्लो हो जाएगा, तो पौधों को न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए जो है सॉइल का टेम्परेचर नापना ज़रूरी होता है। तो ये 3 थर्मामीटर लगे हुए हैं। पहला जो है 5 सेंटीमीटर की गहराई पर लगा है, दूसरा 10 सेंटीमीटर की, और तीसरा जो है 20 सेंटीमीटर की गहराई पर लगा हुआ है। ठीक है। होता यह है कि जब गर्मी के दिन में होते हैं तो हमारी ऊपरी सतह का तापक्रम ज़्यादा होता है लेकिन निचली सतह का कम। ठंड के दिनों में उल्टा होता है, ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है, निचली की सतह गर्म होती है। लेकिन जब हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम केवल 5, 10 और 20 सेंटीमीटर का रिकॉर्ड करते हैं। आप सामने देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 5। तो सर हाईएस्ट टेम्परेचर किसमें रहेगा सर? देख लीजिए अभी किसमें है। सर इसमें सॉइल भी है क्या सर ऊपर? हैं? सॉइल भी है क्या? नहीं, उसमें सॉइल नहीं है। ये क्या है सर इसमें? ऊपर नीचे दोनों में? नहीं कॉर्क ये है, कॉर्क है वो। नारी ही सबसे आगे होती है आज की दुनिया में होते हैं। बैठ जरा, नीचे आ जाइए। उसमें ड्रोन नहीं है, नीचे बैठ जा। 888957। इन यंत्रों के बारे में कोई पूछना है, जांच जानकारी लेना है तो बाद में आप कभी भी पूछ सकते हो। आप सभी का बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र के एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में स्वागत है। और जैसा कि मेट्रोलॉजी शब्द से ऑब्जर्वेटरी है, तो यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं जिसकी सहायता से हम वेदर, या कहना चाहिए क्लाइमेट, एक ही शब्द है, इनके कुछ पैरामीटर्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि आपका रेनफॉल हो गया, आपका एवापोरेशन कितना हो रहा है, एवापोट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, सनशाइन आवर्स कितना है, विंड स्पीड कितनी है, विंड की साइड कितनी है, मतलब किस साइड से बह रही है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है कुछ इक्विपमेंट्स की सहायता से लिए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो वेदर के पैरामीटर्स हैं ये हम क्यों रिकॉर्ड करें, सही है कि नहीं भाई? जैसे रेनफॉल है, क्यों रिकॉर्ड करें हम? एग्रीकल्चर में क्या महत्व है रेनफॉल का, बताएं भाई, क्या समझते हैं?